Hello and welcome everyone once again. In this video we shall be talking about unification of Germany. Yeah, so before unification we have to know what was the condition of Germany in these 30-40 years. So we'll talk about that first. So let's get on to that one. By 1815, Germany was divided into 314 states under Holy Roman Empire. Means कह सकते हो नेपोलियन के आने के पहले, ठीक है, नेपोलियन के आने के पहले जो जर्मनी था वो 314 छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड था और यहाँ पे राज चलता था होली रोमन एम्पायर, ठीक है। उसके बाद नेपोलियन आया और उसने कितना कर दिया, दोज 314 स्टेट्स वर रेड्यूस्ड टू 39 स्टेट्स और वहाँ पे अपना नेपोलियनिक कोड अप्लाई कर दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज आइडियाज़ इन्फ्लुएंस जर्मन पीपल, जर्मनी के लोगों को बड़ा इन्फ्लुएंस किया ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो आइडियाज़ थे, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड योर जस्टिस इन ऑल दोज थिंग्स। फिर क्या हुआ, नेपोलियन के जाने के बाद, हम ब्रीफ में हिस्ट्री देख रहे हैं जर्मनी का, ठीक है। नेपोलियन के जाने के बाद क्या हो गया, वियना कांग्रेस इन 1815 लेफ्ट द 39 स्टेट्स एज दे वर नॉट यूनाइटेड एज मेटरनिक न्यू दैट यूनाइटेड जर्मनी वुड बी डेंजरस फॉर ऑस्ट्रिया। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक मीटिंग हुआ, कांग्रेस हुआ कह सकते हैं हम, वियना में 1815 में, जिसका हेड था ऑस्ट्रियन प्रिंस एंड चांसलर ड्यूक मेटरनिक। तो उसने ना 39 स्टेट्स जो नेपोलियन छोड़ के गया था उसको एज इट इज़ रहने दिया, उनको यूनाइटेड नहीं किया, क्योंकि उसको पता था अगर 39 स्टेट्स यूनाइटेड हो गए तो ये किसके लिए ख़तरा होंगे, ऑस्ट्रिया के लिए। और देखो यूरोप पे हर पावर जो था, हर जो पावर्स थे, लाइक ऑस्ट्रिया है, प्रूसिया है, रशिया है, ये सारे यूरोप पे कब्जा करना चाहते थे। तो ऑस्ट्रिया समझ रहा था, मीन्स ड्यूक मेटरनिक अंडरस्टूड दिस थिंग कि अगर जर्मनी यूनाइटेड हो गया तो ऑस्ट्रिया पे भारी पड़ेगा, इसलिए उनको यूनाइटेड नहीं किया, उनको एज इट इज़ छोड़ दिया। These states were independent and Prussia was most powerful. तो इन 39 स्टेट्स अलग अलग थे, इंडिपेंडेंट थे, एक गवर्नमेंट का दूसरे गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं था, ठीक है, दे वर इंडिपेंडेंट, बट इन सब में सबसे पावरफुल था प्रूसिया, सबसे बड़ा भी था और सबसे पावरफुल भी था, ठीक है। तो दे इस्टेब्लिश जोल्वरिन अंडर प्रूसियन लीडरशिप एंड प्रूसिया केम इन टू लाइट। आगे क्या हुआ, प्रूसिया एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सबसे बड़ा था, सबसे पावरफुल था, तो इन 39 स्टेट्स का लीडर बना कौन, प्रूसिया, और उसने क्या इस्टेब्लिश किया, जोल्वरिन, एक ट्रेड यूनियन, कस्टम यूनियन। तो इसको इस्टेब्लिश करने के बाद प्रूसिया थोड़ा लाइमलाइट में आया, मीन्स यूरोपियन वर्ल्ड में थोड़ा उसका धाक जमने लगा, मीन्स थोड़ा सा फेमस होने लगा, लोग मान के कंट्रीज समझने लगे कि प्रूसिया का क्या पावर है, ठीक है। आगे देखते हैं। और दो रिवोल्ट हो चुके थे, कौन कौन से, 1830 में एक रिवोल्ट हो चुका था जर्मनी में, और एक रेवोल्यूशन 1848 में हो चुका था। ये छोटे छोटे रिवोल्ट्स थे और जर्मन लोगों ने ये भी ट्राई किया था कि दे वांटेड टू इस्टेब्लिश पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, और एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने की भी कोशिश की गई, ठीक है जी, बट इट वॉज नॉट सक्सेसफुल, इट वॉज नॉट सक्सेसफुल। तो इसी इंसिडेंट से रिलेटेड एक पिक्चर है आप लोगों की बुक में, द फॉलन जर्मेनिया। जर्मेनिया एक वुमेन जैसा पोर्ट्रे किया गया है उसको, और वो सोई हुई है, पढ़ेंगे आगे। तो उसका मतलब क्या है, वही वो पिक्चर ना जर्मनी को रिप्रेजेंट करता है, दैट वुमेन रिप्रेजेंट्स जर्मनी नोन एज जर्मेनिया, एंड ये दिखाता है कि 1848 का जो जर्मनी को यूनाइटेड करने का जो सपना देखा था या फिर जो एम था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और जर्मनी गिर पड़ा। तो गिरी हुई है जर्मनिया, धरती पर, ज़मीन पे गिरी हुई है। तो दैट पिक्चर शोज दैट फेल्ड अटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इन 1848। चलो वो पिक्चर आएगा तो हम बात करेंगे उसकी डिटेल में। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट in German unifications we are going to talk about them point by point। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को याद रखना है,
ठीक है जी, इन पॉइंट्स को तुमको याद रखना है। देन आई विल कम टू द मैप सेक्शन एंड इन यूरोपियन मैप आई विल शो यू कि क्या हुआ ये सारे इंसिडेंट। सबसे पहले क्या करना है, इन इंसिडेंट्स को याद रखना है, इन डेट्स को, फिर हम वहाँ पे बात करेंगे उस मैप में मार्किंग करके कि कहाँ पे क्या हुआ था और कैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन। नेशनलिज्म बाय 1860 was no longer democratic. Nationalist sentiments were often used by conservatives for promoting state power and achieving political aims and domination over Europe. Prussia did the same as by unification of Germany. Prussia wanted to become powerful against Austria. देखो बहुत सिंपल सा और अच्छा बात लिखा है यहाँ पे कि नेशनलिज्म जो स्टार्ट हुआ था क्या लेकर, रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स पे बेस्ड था। नेशनलिज्म स्टार्ट कहाँ हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन में, आपको याद होगा। तो नेशनलिज्म फ्रेंच रेवोल्यूशन में स्टार्ट हुआ। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का एम था, या फिर उस टाइम के मीन्स शुरुआती दौर में नेशनलिज्म का एम था एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना, एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बनाना, एक रिपब्लिक बनाना। बट धीरे 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 जैसे ईयर बाय ईयर पास होते गए, नेशनलिज्म का जो मीनिंग है वो नैरो होता गया, इसका एम जो है धीरे धीरे छोटा होता गया और एम जो है नैरो होता गया। मीन्स पहले जो नेशनलिज्म चाहती थी कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो वहाँ पर, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो, एक रिपब्लिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो, लोगों का वेलफेयर हो। अब ऐसा नहीं था, ठीक है। अब जितने भी ये कंजर्वेटिव्स थे, दे यूज्ड दिस नेशनलिज्म टू कंप्लीट देयर ओन एम, लाइक दे वांटेड टू मेक देमसेल्व्स पावरफुल, क्योंकि ऐसा करके दिखा चुका था नेपोलियन ने भी नेशनलिज्म का यूज करके फ्रांस को पावरफुल बनाया, बहुत सारे कंट्रीज़ पे उसने विक्ट्री हासिल की। तो इसी से इंस्पायर होकर, इसी चीज़ से लोगों ने सीखा कि भैया पुराने ढंग से चलने से नहीं होगा, ये नेशनलिज्म जो है बड़े काम की चीज़ है। हम लोगों को यूनाइटेड करेंगे किसके फ़ायदे के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो लोगों को यूनाइटेड करना चाहते थे न कि लोगों के फ़ायदे के लिए, बल्कि अपने फ़ायदे के लिए, अपने गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। यहाँ भी सेम हुआ, प्रूसिया ने लीडरशिप की, ठीक है, 39 जर्मन स्टेट्स की। प्रूसिया स्टार्टेड यूनिफाइंग जर्मनी नॉट बिकॉज द वेलफेयर ऑफ पीपल बट बिकॉज प्रूसिया वांटेड टू बिकम मोर पावरफुल देन ऑस्ट्रिया इन यूरोपियन वर्ल्ड। यूरोपियन वर्ल्ड में ऑस्ट्रिया को हराना चाहती थी, ऑस्ट्रिया से ज़्यादा पावरफुल होना चाहती थी, इसलिए वो जर्मनी को यूनिफाई कर रहा है, ना कि उसको कोई वेलफेयर करना है लोगों का। और उसने यूज किया नेशनलिज्म को। नेशनलिज्म वाज यूज्ड टू यूनिफाई जर्मनी टू फुलफिल ओन पॉलिटिकल एम बाय द कंजर्वेटिव्स। यहाँ पे जितना कंजर्वेटिव्स थे, लाइक जहाँ यहाँ का जो प्रूसिया का किंग था, उसने नेशनलिज्म को यूज किया किसको यूनाइटेड करने के लिए, जर्मनी को। और जर्मनी को यूनाइटेड क्यों करना था, नॉट बिकॉज द वेलफेयर ऑफ पीपल बट वेलफेयर ऑफ हिमसेल्फ। ओके, तो क्या प्रोसेस था, चलिए देखते हैं व्हाट वाज द प्रोसेस। प्रूसिया स्टार्टेड द यूनिफिकेशन प्रोसेस वेयर ओटो वॉन बिस्मार्क प्लेड अ ह्यूज रोल एज ही कॉल्ड द आर्किटेक्चर ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। तो जर्मनी के यूनिफिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो मिलेगा आपको वो है ओटो वॉन बिस्मार्क। और ये ओटो वॉन बिस्मार्क जो है, ही वॉज अ ब्रेव फाइटर, ही वॉज टैक्टफुल, ही वॉज अ ग्रेट डिप्लोमेट, मीन्स पॉलिटिकल डील्स करने में बड़ा माहिर था ये बंदा, ठीक है। विद द सपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रियन किंग बिस्मार्क यूज्ड मिलिट्री टू यूनाइटेड जर्मनी एज ही बिलीव दैट इन ब्लड एंड आयरन। मीन्स ये ऐसा बंदा था बिस्मार्क, ये जानता था कि बोलने से, लोगों को इंस्पायर करने से, लोगों को समझाने से यूनाइटेड नहीं होंगे, इसके लिए लड़ना होगा, खून बहाना होगा, ठीक है। आयरन एंड ब्लड मीन्स लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, इससे आसानी से यूनिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है, वो जानता था। और उसने प्रूसियन किंग का सपोर्ट हासिल किया और उसने मिलिट्री को यूज किया जर्मनी को यूनाइटेड करने के लिए। उसने प्यार से नहीं बोला भैया कि हम एक हो जाते हैं, मिल के एक कंट्री बनाते हैं, ऐसा नहीं बोला। बोला कि मेरे साथ मिलते हो नहीं तो मैं तुम पर अटैक करूँगा, सीधी सी बात, तुम मुझे सपोर्ट करो नहीं तो मैं अटैक करूँगा तुम पे। सिंपल सा रूल था उसका, ठीक है। आगे देखते हैं। बिस्मार्क बिकेम चीफ मिनिस्टर इन 1862 एंड वोन 3 डिसाइसिव वॉर्स विथ हिज डिप्लोमेसी एंड वॉर टैक्टिक्स। सो वॉर टैक्टिक्स और अपने डिप्लोमेटिक आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स के थ्रू उसने 3 वॉर जीते। वो देखो 1862 में ओटो वॉन बिस्मार्क क्या बना, प्राइम मिनिस्टर बना, या फिर चीफ मिनिस्टर कह सकते हो। ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ जर्मनी।
तो जर्मनी का जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर और या फिर प्राइम मिनिस्टर बना, उसने कह सकते हो 3 वॉर जीते इन 6-7 सालों में। उसने 3 वॉर्स सिंगल हैंडली जीता उसने। जैसे पहला वॉर था 1864, इट वॉज प्रूसिया वर्सेस डेनमार्क। सो प्रूसिया फॉट विद डेनमार्क ओवर 2 रीजन्स, स्वेल्विग एंड हॉल्स्टीन। ये 2 नाम याद रखेंगे, जब मैं मैप निकालूंगा इन दोनों की बात की जाएगी। देखो वो बना प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कब? 1862 में। उसके जस्ट 2 साल बाद 1864 में वॉर स्टार्ट हो गया डेनमार्क और प्रूसिया के बीच। किसको लेकर? दो रीजन्स को लेकर, स्वेल्विग एंड हॉल्स्टीन। ये मैं समझाऊंगा आगे, बस याद रखो ये पॉइंट्स। आगे देखते हैं क्या हुआ। दूसरा वॉर हुआ 1866 में, प्रूसिया वर्सेस ऑस्ट्रिया। सबसे पावरफुल था ऑस्ट्रिया उस टाइम पे, और उसी को हरा दिया किसने? प्रूसिया ने। ऑस्ट्रिया बड़ा पावरफुल था उस टाइम पे। बिस्मार्क डिफीटेड माइटी ऑस्ट्रिया विथ यूजिंग हिज डिप्लोमेसी बाय इंक्लूडिंग इटली। तो इटली के साथ मेल जोल बढ़ा के, इटली के साथ डिप्लोमेटिक डील्स करके, ठीक है, उसने ऑस्ट्रिया को भी हरा दिया प्रूसिया ने। अब पूरी यूरोप में एक ही पावरफुल बचा था, और वो कौन था? फ्रांस। ठीक है, इन 1870 एंड 71 प्रूसिया वर्सेस फ्रांस, BS लिखा है, वर्सेस है, ठीक है। प्रूसिया फॉट ओवर द इशू ऑफ सक्सेशन टू स्पेनिश थ्रोन एंड विथ फ्रांस सक्सेसफुली डिफीटेड। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, गौर से देखो यहाँ पे हुआ क्या। प्रूसिया और फ्रांस का भी लड़ाई हो गया, वॉर हुआ, जिसमें प्रूसिया जीत गया। और रीज़न क्या था? स्पेन का जो थ्रोन था, स्पेन में जो राजा बनना था, वो जगह खाली हो गया था। तो फ्रांस चाहता था कि अपना कोई राजा बने, और जर्मनी भी या प्रूसिया भी चाहता था कि मेरा कोई रिलेटिव वहाँ पे किंग बने। तो दोनों में इस बात को लेकर लड़ाई हो गई, ठीक है। और क्या हो गया? फ्रांस आखिर में हार गया। 18 जनवरी 1871 को वर्साई पैलेस में हॉल ऑफ मिरर्स में, ठीक है, कैजर विलियम I ऑफ प्रूसिया वॉज डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट जर्मन किंग। जर्मनी का पहला राजा, यूनाइटेड जर्मनी का पहला राजा था कैजर विलियम फर्स्ट। और इसको डिक्लेरेशन कहाँ पे हुआ? फ्रांस के पेरिस के वर्साई पैलेस के हॉल ऑफ मिरर्स में, ठीक है। द एम ऑफ दिस यूनिफिकेशन वॉज टू बिकम पावरफुल अमंग यूरोपियंस कंट्रीज स्पेशली बिफोर ऑस्ट्रिया। तो इस लड़ाइयों का, इन यूनिफिकेशन का, इन सारी चीज़ों का एम एक ही था कि खुद को पावरफुल बनाना, ऑस्ट्रिया के सामने में, यूरोपियन वर्ल्ड में अपने आप को सबसे पावरफुल बनाना ऑस्ट्रिया के सामने, ठीक है। यही एम था उसका, ठीक। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, यू कैन रीड दिस वन, ओटो वन बिस्मार्क के बारे में, कि वो किस टाइप का बंदा था, उसने क्या क्या किया, व्हाट वाज हिज कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैसे डिप्लोमेट था, कैसे उसने लोगों के साथ डील किया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे राइट साइड में दिया गया है। बट मैं बिस्मार्क की बात करने से पहले, ठीक है, मैं कहाँ जाऊँगा? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। लेट्स गो देयर, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस जर्मन यूनिफिकेशन, ठीक है जी। तो गौर से देखो, सबसे पहला वॉर किसके साथ कब हुआ? ये सबसे पहला वॉर हुआ 1864 को, किसके साथ हुआ? डेनमार्क के साथ हुआ। ये रहा आपका डेनमार्क, ठीक है, ये रहा आपका डेनमार्क, दिस इज डेनमार्क, यस। लेट मी राइट दैट D so you will remember that this is D, डेनमार्क, ठीक है। और इसके 2 टेरिटरीज़ हैं, ये और एक ये, स्वेल्सविग एंड हॉल्स्टीन, ठीक है। ये दोनों टेरिटरी इंडिपेंडेंट थे, ये किसी के अंडर में नहीं आते थे, बट डेनमार्क ने उस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। तो ये रहा आपका ईस्ट प्रूसिया, ठीक है, और ये रहा आपका वेस्ट प्रूसिया। इतना बड़ा प्रूसिया इस चीज़ को देखता रहेगा। उसने किस पे अटैक कर दिया? डेनमार्क पे अटैक कर दिया 1864 में, और ये दोनों टेरिटरीज़ पे कब्जा कर लिया, इन दोनों टेरिटरीज़ को जीत लिया उसने, ठीक है। अब दूसरा था कि यूरोप को अगर उसको जीतना है तो ऑस्ट्रिया को हराना पड़ेगा, और ओट्टो वन बिस्मार्क के लिए ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा चैलेंज था। ओट्टो वन बिस्मार्क के लिए ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा चैलेंज था, बहुत पावरफुल हुआ करता था ये, ठीक है, और एक बहुत बड़े एम्पायर का हिस्सा था। इस पूरे जो आपको ऑरेंज कलर में दिखेगा, ये इस इतने बड़े एम्पायर को पार्ट था ऑस्ट्रिया। तो इसको हराने के लिए क्या करना पड़ेगा? आसपास के लोगों से दोस्ती करनी पड़ेगी,
ये है आपका रसिया, ये है आपका पोलैंड, ये है आपका फ्रांस, ये आपका नीचे है इटली। ठीक है, तो कैसा टैक्टिक लगाया वो गौर से सुनना। ठीक है, ओटोमान बिस्मार्क ने रसिया को हेल्प किया था कब? ये है पोलैंड, देखो पोलैंड, पहला केस है पोलैंड। कैसे अपने साइड किया सब लोगों को? पोलैंड जो है रसिया के कब्जे में था। देखो सेम कलर यूज हो, यहाँ से पोलैंड है, ये रसिया है, बट सेम कलर क्यों है? क्योंकि रसिया का कब्जा था पोलैंड में। तो पोलैंड के लोगों ने जब रिवोल्ट किया तो पीछे से प्रूसिया ने रसिया का मदद किया था। ये आपका प्रूसिया, ये आपका रसिया। और जब पोलैंड ने इधर अटैक किया तो प्रूसिया ने इधर अटैक करके मदद किया था रसिया का। तो रसिया वो मदद भूल सकता है क्या? ना, बिल्कुल नहीं। तो पहला झोली में कौन गया? रसिया को अपने कब्जे में किया, मीन्स अपने फेवर में ले लिया। दूसरा आता है फ्रांस। फ्रांस को बोला कि भैया मेरे से सट कर जो टेरिटरीज़ हैं तुम्हारे, मैं मेरे कब्जे में जो है वो मैं तुमको रिटर्न कर दूंगा, तो तुम चुप रहोगे, मैं ऑस्ट्रिया पे अटैक करूंगा और तुमको चुप रहना पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया। अब तीसरा था इटली। इटली में देखो ये है लोम्बार्डी, चलो कलर ही यूज कर लेते हैं। दिस इज यू कैन से लोम्बार्डी एंड दिस इज वेनेसिया। ठीक है, दिस इज लोम्बार्डी, थोड़ा छोटा कर लेते हैं पेन। हाँ, दिस पार्ट इज लोम्बार्डी एंड दिस इज वेनेसिया। तो लोम्बार्डी आज़ाद हो चुका था, लेकिन वेनेसिया, इटली का आधा ये वाला पार्ट ऑस्ट्रिया के कब्जे में था। तो प्रूसिया ने क्या कहा? ऑस्ट्रिया को हराने में मदद करो मेरी, ठीक है, मैं तुमको वेनेसिया वापस कर दूंगा। तो देखो रसिया को अपने कब्जे में कर लिया, इटली को वेनेसिया दूंगा करके अपने फेवर में ले लिया। फ्रांस को बोला कि तुमको 2 टेरिटरी मैं अपने वाले दे दूंगा, तो ठीक है, फ्रांस भी मान गया। ये रहा ब्रिटेन, ये कहीं से आ सकता था, थोड़ा इंटरफेयर कर सकता था, तो बोला कि मैं तुम्हारे साथ फ्री ट्रेड करूंगा। तो इन सारे लोगों को लॉलीपॉप खिलाया और उसने ऑस्ट्रिया को 1866 में हरा दिया भैया। ठीक है, 1866 में हरा दिया, बहुत ही बढ़िया। अब तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट वॉर क्या था? चलो मैं दिखाता हूँ। लेट मी रीज ऑल दिस थिंग। यस, अब तीसरा इम्पोर्टेंट वॉर था 1870 और 71 में। देखो 66 में उसने किसको हरा दिया? ऑस्ट्रिया को। 64 में उसने किसको हरा दिया? डेनमार्क को। अब 1870 और 71 में किसको हराएगा? फ्रांस को। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, चलो, हाँ जी, ये 71 में किसके साथ वॉर होगा? ये फ्रांस के साथ। ठीक है, अब देखो एक ही बचा था पूरे यूरोप में पावरफुल, वो था फ्रांस। वो तो ऑस्ट्रिया को हरा चुका था प्रूसिया, अब बचा फ्रांस की बारी। तो आपको यहाँ पे नीचे देखेगा स्पेन, ये है स्पेन। ठीक है, यहाँ का राजा चाइल्डलेस मर गया, मीन्स उसका कोई बच्चा नहीं था और मर गया। तो यहाँ स्पेन का राजा कौन बनेगा? तो इसमें दिक्कत आ गई। ये है प्रूसिया। प्रूसिया अब तक कितने को अपने में कब्जे में कर ली है? ये वाला पूरा पार्ट प्रूसिया बन चुका है। ठीक है, ये इतना बड़ा प्रूसिया बन चुका है। ठीक, अब प्रूसिया फ्रांस को हराना चाहती है। ठीक है, तो फ्रांस से लड़ाई करने का कुछ तो बहाना चाहिए, बहाना मिल गया उसको। 1870 और 71 में स्पेन का राजा मर गया, तो प्रूसिया कहता है कि मेरा कोई बनेगा राजा यहाँ पर, फ्रांस कहता है कि मेरा घर वाला कोई रिश्तेदार बनेगा राजा यहाँ पर। दोनों में झगड़ा हो गया और फ्रांस ने वॉर डिक्लेयर कर दिया प्रूसिया पे, और प्रूसिया ने फ्रांस को हरा दिया। प्रूसिया ने फ्रांस को बुरी तरह से हरा दिया। ठीक है, तो ये था जर्मनी का यूनिफिकेशन। तो जर्मनी अब क्या हो गया? अब इतना बड़ा जर्मनी ये पूरा हरा दिया। वेट अ मिनट, सी दिस, कि इतना बड़ा जर्मनी है। आई नीड अ पेन। यस, वेट, हाँ जी, इतना बड़ा प्रूसिया है। तो
क्या हुआ, बाकी जो जर्मन के अदर स्टेट्स थे ना, ये ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर लिए प्रूसिया को। अब प्रूसिया इतना बड़ा हो चुका था ये, ठीक है। अब ये फ्रांस को हरा दिया और ये सबसे पावरफुल बन गया 1871 में, ठीक है। और वही मैंने बताया था, कैज़र विलियम वन फ्रांस के हॉल ऑफ मिरर्स में किंग डिक्लेयर कर दिया गया भैया। ये तो था किसका यूनिफिकेशन, ये था जर्मनी का यूनिफिकेशन। अब हम डिस्कस करेंगे कि इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। तो भैया देखो, इटली था कैसे, इटली यूनिफिकेशन के पहले कैसे था ये हमको जानना पड़ेगा। तो इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 किंगडम्स। पहला है सार्डिनिया पिडमन, इटालियन किंग, ठीक है। लोम्बार्डी एंड वेनेसिया, ऑस्ट्रिया का राज था वहाँ पे। पार्मा, मोडेना एंड टस्कनी, यहाँ भी ऑस्ट्रिया और बोर्बोन किंग्स का राज था स्पेन के। नीचे था पेपल स्टेट, पोप का राज था वहाँ पे, फ्रांस उसको सपोर्ट करता था। और नीचे था किंगडम ऑफ टू सिसिलिस। तो ये 7 पार्ट्स में, 7 किंगडम्स में डिवाइडेड थे। एंड आउट ऑफ 7 स्टेट्स ओनली 1 स्टेट वॉज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस सार्डिना पिडमन। तो इटली के राजाओं का इन 7 स्टेट्स में से सिर्फ एक स्टेट पे राज था, वो भी पिडमन सार्डिनिया। तो और सेंट्रल किसके द्वारा रूल किया जाता था, पोप था सेंटर में। और ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर कंट्रोल द नॉर्दर्न पार्ट, बोर्बोन किंग्स ऑफ स्पेन डोमिनेटेड द सदर्न पार्ट। और इटली में लैंग्वेजेस भी बहुत सारे थे, मैनी लोकल एंड रीजनल लैंग्वेजेस, मीन्स किसी भी टाइप का यूनिटी नहीं था इटली में, यही दिखाने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पर। तो ये मैप के थ्रू हम समझेंगे कि इटली था कैसे उस टाइम पे। यू कैन सी इन डिफरेंट कलर्स। देखो, इटालियन स्टेट्स 1858, तो 1858 को इटली में क्या हाल था। यहाँ पे जो आपको ग्रीन कलर में 1 और 1 लिखा है, 1 and 1, ये सार्डिनिया पिडमन था। और यही एक एरिया था जहाँ पे इटली के राजाओं का राज था, ठीक है जी। उसके बाद आता है नंबर 2 and 3, आपको येलो कलर में ऊपर में नॉर्थ पार्ट में दिखते होंगे, लेफ्ट वाले मैप में नॉर्दर्न पार्ट में नंबर 2 एंड नंबर 3, ये है नंबर 2 है लोम्बार्डी, नंबर 3 है वेनेसिया। तो ये ऑस्ट्रिया के कब्जे में था, ठीक है। अब नंबर 4 आते हैं पार्मा, नंबर 5 है मोडेना और नंबर 6 है टस्कनी। तो ये तीनों 4, 5 और 6 यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट में ऑस्ट्रिया था, तो कुछ कुछ पार्ट में स्पेन के बोर्बोन फैमिली रहते थे यहाँ पे, उनका राज था। अब नंबर 9, नंबर 7 आपको मिलेंगे, ये है पपल स्टेट, ठीक है। पोप का राज था यहाँ पे। किसका राज था, पोप का। आपको जो 7 मिलेगा ग्रे कलर टाइप में, यहाँ पे पोप, द हेड ऑफ कैथोलिक्स, मीन्स कैथोलिसिज्म का हेड जो था, सबसे मेन प्रिस्ट था, उसका राज चलता था यहाँ पे, ठीक है। और फ्रांस इस 7 नंबर वाले ग्रे कलर को सपोर्ट करती थी। नीचे देखोगे 8 और 8 लिखा है, 8 and 8 इन ऑरेंज कलर। दिस इज़ किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज, किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज भी कहते हैं। यहाँ पे स्पेन के बोर्बोन फैमिली के राजाओं का राज था। तो आप देख सकते हैं इटली कैसे डिवाइडेड था छोटे छोटे पार्ट्स में। तो इसमें यूनिफिकेशन कैसे होगा, जब तक ये एक कंट्री नहीं बनेगा, एक किंग के अंडर में नहीं आएगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे नेशनलिज्म आए, यहाँ पे यूनिटी हो, इनका ग्रोथ हो, ठीक है जी। तो जैसे जर्मनी में वहाँ प्रूसिया ने इनिशिएट किया यूनिफिकेशन को, यहाँ पर ये जो नंबर 1 पे है ग्रीन कलर का, ऊपर में भी और यहाँ भी 2 जगह पे ग्रीन कलर दिख रहा है आप लोगों को। तो इन दोनों जगह पे पिडमन सार्डिनिया या सेवो सार्डिनिया फैमिली राज करती है इटली की। तो यही वो इटालियन रॉयल फैमिली होगा जो इटली को यूनिफाई करने का कोशिश करेगा, और यही फाइनली यूनिफाई भी करेगा। तो हम देखते हैं कि क्या प्रोसेस है, कैसे ये मीन्स एक यूनाइटेड इटली बना, हम देखेंगे प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए देखते हैं कि क्या चल रहा था वहाँ पे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो इटली का यूनिफिकेशन शुरू होता है 1830 से, लॉन्ग हिस्ट्री है, क्योंकि जियोसेप मैजिनी एक रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने क्या किया, ही ट्राइड टू यूनिफाई इटली इन 1830 टू स्प्रेड हिज गोल्स, अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली वाज फॉर्म्ड, ठीक है। तो जोसेफ जो मैजिनी थे, उन्होंने क्या किया, ही इज़ नोन एज फादर ऑफ इटालियन नेशनलिज्म,
जिसको हम रिसोर्गमेंटो भी कहते हैं, डिटेल में लिखा हुआ है इसी नोट्स में। जोसेफ मैजिनी के जो बायोग्राफी है उसके बारे में जो नोट लिखा है हमने, उसमें ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है। तो इन्होंने सबसे पहले सपना देखा कि इटली जब तक यूनाइटेड नहीं होगा तब तक इसको फ्रीडम नहीं मिल सकती। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिफाइंग इटली थ्रू वॉर फेल ऑन द रूलर किंग विक्टर इमानुएल सेकेंड ऑफ सार्डिनिया पिडमन एंड आफ्टर द फेल्योर ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग इन 1831 एंड 1848। तो देखो, सबसे पहले यूनिफाई करने का कोशिश किसने किया? जोसेफ मैजिनी। वो क्या करते थे? वो एक सीक्रेट सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश करते थे और वो अपना सीक्रेट मैसेज, रेवोल्यूशनरी मैसेज पास ऑन करते थे पूरे कंट्री में, और लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे थे कि इटली जब तक यूनाइटेड नहीं होगा इसको आज़ादी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कौन सोच रहा था? जोसेफ मैजिनी। तो कह सकते हो यूनिफिकेशन का जो आइडिया था सबसे पहले जोसेफ मैजिनी ने दिया, इसलिए उनको इटली के नेशनलिज्म का फादर कहा जाता है। ठीक, और सेकेंड स्टेप में मेन इंसान था, यह सबसे मेजर रोल प्ले किया, विक्टर इमानुएल सेकेंड ऑफ सार्डिनिया पिडमन। तो विक्टर इमानुएल सेकेंड जो राजा था सार्डिनिया पिडमन, ठीक है, अभी बात किया हूँ मैंने, सार्डिनिया पिडमन का जो राजा था विक्टर इमानुएल, उसने क्या किया? उसने अब जिम्मेदारी उठाई कि इटली को यूनाइटेड करने का। क्यों? क्योंकि इटली 2 बार फेल हो चुका था अपने आप को यूनाइटेड करने में, 1830 में और 1831 में और 1848 में। 2 बार उन्होंने ट्राई किया था, बट वो अनसक्सेसफुल रहे, इटली को यूनिफाई नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो द रूलिंग एलाइट थॉट दैट दे वुड गेट पॉलिटिकल डोमिनेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आफ्टर यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो मैं फिर से बता दूं, इटली को यूनिफाई करना चाहते हैं लोगों की भलाई के लिए नहीं, किंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जैसे प्रूसिया खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था, तो यहाँ इटली भी खुद को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग और डेवलप करना चाहता था, और ये सब पॉसिबल था सिर्फ यूनिफिकेशन के थ्रू। जब तक यूनिफिकेशन होगा नहीं तब तक ट्रेड नहीं होगा, इकोनॉमिक ग्रो नहीं करेगा, और इटली एक स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं बन सकता। इसलिए यूनिफिकेशन बहुत ज़रूरी था, और पॉलिटिकल डोमिनेंस भी चाहिए था यूरोप में। यूनाइटेड हो तो तुम पावरफुल हो, जैसे प्रूसिया अपने आप को यूनाइटेड किया और ऑस्ट्रिया को हरा दिया, फ्रांस को हरा दिया, डेनमार्क को हरा दिया, और सबसे पावरफुल हो गया पूरे यूरोप में। तो इटली भी यही कोशिश कर रही थी कि हम यूनिफाइड होंगे और हमारा भी पॉलिटिकल डोमिनेंस होगा और हम भी पावरफुल होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। द ऑस्ट्रियन फोर्सेस वर डिफीटेड इन 1859 बाय सार्डिनिया पिडमन एंड आफ्टर अ डिप्लोमेटिक अलायंस वाज मेड विद फ्रेंच बाय चीफ मिनिस्टर कैवर एंड एनेक्स्ड लोम्बार्डी। मैं बताऊंगा ये सारे प्रोसेस। ठीक है, इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट स्पेनिश रूलर्स फ्रॉम सदर्न रीजन्स ऑफ इटली इन 1860 अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर गैरीबाल्डी मार्च्ड इनटू द किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज एंड साउथ इटली। दे वॉन द सपोर्ट ऑफ peasants. Hence in 1861 इटली हैड अ न्यू किंग विक्टर इमानुएल सेकेंड। ठीक है, ये कहा जाता है कि इटली वॉज यूनाइटेड बाय द हार्ट ऑफ मैजिनी हु गेव द इमोशन एंड इंस्पिरेशन टू द इटालियंस, द स्वॉर्ड ऑफ गैरीबाल्डी हु वॉज ब्रेव फाइटर, एंड ब्रेन ऑफ केवर हु वॉज अ ग्रेट डिप्लोमेट एंड ही यूज्ड मेनी टैक्टिक्स टू डिफीट डिफरेंट कंट्रीज लाइक ओटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले क्या क्या हुआ, कैसे जो इटली है यूनाइटेड हुआ, तो देखते हैं आगे। चलिए मैप के थ्रू, हियर वी गो। इटली को देखिए आप, ये रहा आपका इटली, ये ठीक है, यू कैन सी ये कैसे डाइवर्स है, कैसे अलग अलग एरिया में अलग अलग लोगों का राज चल रहा है। ठीक है जी, तो इनको धीरे धीरे अपने आप को यूनाइटेड करना है। ठीक है, तो यूनाइटेड करने का जिम्मेदारी किसने लिया? मैंने बोल दिया पिडमन सार्डिनिया। ठीक है, पिडमन सार्डिनिया, ये रहा आपका पिडमन सार्डिनिया, और ये भी है, ये दोनों पिडमन सार्डिनिया है। तो यहाँ के राजा विक्टर इमानुएल सेकेंड ने ये जिम्मेदारी लिया कि वो इटली को यूनाइटेड करेगा। तो कैसे यूनाइटेड करेगा और क्यों, कहना चाहिए कि क्यों उसको ये जिम्मेदारी दी गई। जैसे प्रूसिया वॉज पावरफुल एंड प्रूसिया टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूनाइट जर्मनी, वैसे सार्डिनिया पिडमन भी बहुत पावरफुल फैमिली था और बहुत पावरफुल रॉयल फैमिली था। कैसे, उसने क्या किया बता रहा हूँ, गौर से सुनना अभी। ठीक है, वहाँ भी एक इंसान हुआ जिसको हम कहते हैं काउंट केवर, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, इटली का नहीं, ये सार्डिनिया पिडमन का प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर,
इस वाले पार्ट का प्राइम मिनिस्टर, वो बहुत सातिर दिमाग का था। उसने बोला कि चुपचाप बोलेंगे तो बनेगा नहीं, हमको लड़ाई करनी पड़ेगी और हमको डिप्लोमेसी यूज करनी होगी। तो उसने क्या किया बता रहा हूँ, गौर से सुनना। वो फ्रांस चला गया, प्राइम मिनिस्टर केवर, ठीक है, कहाँ चला गया, फ्रांस। और फ्रांस को बोला, देख भाई, मैं ऑस्ट्रिया को हराना चाहता हूँ, इसको ऑस्ट्रिया को मैं हराना चाहता हूँ और तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी, ठीक है जी, तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी, ठीक है, और तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो ये फ्रांस मान कैसे गया? देखो, ये है आपका ओटोमान एम्पायर, ये जो दिख रहा है आपको ना, ये है ओटोमान एम्पायर। तो ओटोमान एम्पायर और रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस, इन लोगों का एक बार वॉर हुआ था, क्रीमियन वॉर करके। तो उस वॉर में इटली ने किसका साथ दिया था? फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया का साथ दिया था ओटोमान एम्पायर के खिलाफ, ठीक है जी। तो अब फ्रांस भी बाउंड था कि वो इटली का मदद करेगा। तो फ्रांस मान गया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो 1859 में ये जो सार्डिना पिडमंट वाली फैमिली है, ये जो सार्डिना पिडमंट है, ठीक है, ये सार्डिना पिडमंट है, इसने अटैक कर दिया किसको? ऑस्ट्रिया को। और ये दो जगह हैं, ये है लोम्बार्डी और ये है वेनेसिया, जो ऑस्ट्रिया के कब्जे में था। तो इसमें से एक को छुड़ा लिया उसने, किसको? लोम्बार्डी को, ये लोम्बार्डी को, इस वाले पार्ट को वो छुड़ा के ले गया, इस वाले पार्ट को वो जीत गया। कौन? सार्डिना पिडमंट 1859 में। तो देखो, ऑस्ट्रिया को उस टाइम पे मात दे देना ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो 1859 में उसने हरा दिया किसको? ऑस्ट्रिया को। तो बड़ा उसका रुतबा हो गया, सब लोग उसको पावरफुल समझने लगे। तो उसी को ये जिम्मेदारी दिया गया कि ये पूरे इटली को वो यूनाइटेड करेगा, ठीक है जी। तो अब वो यूनिफिकेशन में लग गया। देखो, डेट से याद रखना, 1859 में उसने किस जगह को जीत लिया? इस वाले पार्ट को, जिसको हम लोम्बार्डी कहते हैं, 1859 में, ठीक। अब क्या हुआ? 1859 को तो उसने जीत लिया। अब 1860 को केवर के ऑर्डर पर गैरीबाल्डी ने इधर मार्च स्टार्ट किया, इधर से अपना नाव लेके यहाँ घुस गया और यहाँ इन दोनों जगहों को जीत गया। ये किंगडम ऑफ टू सिसिलीज हैं, इस जगह को जीत गया वो। तो अब बताओ, 1860 में इटली कितना बन गया? ये पिडमंट, ये उसका पिडमंट, ये लोम्बार्डी जीत गया है उसने, और ये वाले पार्ट्स भी उसके कब्जे में आ गए। तो इन सब को मिलाकर उसने क्या कर दिया? इटली को डिक्लेयर कर दिया कि इटली यूनिफाइड हो गया। देयर वॉज यूनिफिकेशन ऑफ इटली। उसने डिक्लेयर कर दिया ये कि दिस इज़ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ जगह बचे हुए थे। जैसे कौन कौन सी जगह? 2 जगह बचे हुए थे अभी भी। ये देखो, आपका ये वाला पार्ट, ये है आपका वेनेसिया, और ये बीच वाला पार्ट, ये क्या है? ये पेपल स्टेट। तो ये 2 जगह बचे हुए थे, ठीक है जी। ये 2 जगह, ये, ठीक, लेट मी टॉक अबाउट दिस। ये वेयर इट इज, जो भी है, ठीक है। तो ये 2 जगह बचे हुए थे, ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस, ठीक है। तो ये 2 जगह बचे हुए थे। इटली को यूनिफाइड होने के लिए 2 जगह की ज़रूरत थी। वो कौन सी थी? वेनेसिया, और नीचे था पेपल स्टेट। तो अब आप जर्मन यूनिफिकेशन को याद करो। जर्मन यूनिफिकेशन में क्या हुआ था? लेट मी टेल यू। वॉर किसका किसका हुआ था? ये देखो, 1866 में ऑस्ट्रिया हारा। तो ऑस्ट्रिया हारने के बाद उसको ये वेनेसिया वापस मिल गया, किसको? इटली को। और 1871 में फ्रांस को हरा दिया, ठीक है। और फ्रांस हारने के बाद क्या हुआ? यहाँ पे जो पोप का राज था, क्योंकि फ्रांस पोप को सपोर्ट करता था, तो पोप पे अटैक नहीं कर सकते थे। पेपल स्टेट पे अटैक करना रिस्की था, क्योंकि फ्रांस पेपल स्टेट को सपोर्ट करता था। लेकिन जब प्रूसिया ने
फ्रांस को हरा दिया तो अब पेपल स्टेट को हराना बड़ा आसान था। तो आप कह सकते हैं कि ओरिजिनल यूनिफिकेशन 1870 में हुआ। किसका? इटली का, क्योंकि दो जगह छूट गए थे। वेनेसिया जो 66 में मिल गया उसको, और 71 में और 70 में उसको पेपल स्टेट मिल गया। तो ओरिजिनल यूनिफिकेशन अगर कहें तो इटली का कब हुआ? 1870 में, ठीक है। और कैज़र विलियम आपका जो सेकंड था वो क्या बन गया? वो विक्टर इमैनुअल है, कैज़र विलियम नहीं, विक्टर इमैनुअल सेकंड बिकेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। लेकिन हमारे बुक में दिया है कि 1861 को इटली यूनाइटेड हुआ, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि गैरीबाल्डी ने बहुत पार्ट्स को जीत लिया था इटली के, सिर्फ पेपल स्टेट और वेनेसिया बचा था। तो कुछ लोग मानते हैं कि विदाउट वेनेसिया एंड पेपल स्टेट इटली वाज यूनाइटेड, तो 61 में हो गया। लेकिन अगर ओरिजिनली हम देखें तो 10 साल और लगे, क्योंकि वेनेसिया को 66 में मिला जब प्रूसिया ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया, और जब प्रूसिया ने फ्रांस को हरा दिया तो 1870 में उसको पेपल स्टेट मिल गया। तो ऐसे हम यूनिफिकेशन देखेंगे तो 1870 में हो गया। तो बुक में दिया है 1861, ठीक है, बट दो जगह छूट गए थे। तो ये था आपके इटली का यूनिफिकेशन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देम। कौन कौन इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं इन सारे यूनिफिकेशंस में? इम्पोर्टेंट फिगर्स कौन कौन हैं जिन्होंने मेजर रोल प्ले किया, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल्स उन्होंने प्ले किया था। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ इन द नोट्स we are going to follow the people who played very vital and important role in these unifications.